गुड मॉर्निंग गाइज। आज के इस वीडियो में हम पराशर दाब के नियम और वान ठाप गुणांक के बारे में पढ़ेंगे। पराशर दाब का जो नियम है वह नियम वान ठाप ने दिया था सन 1885 ईस्वी में। इस नियम को वान ठाप ने 1885 ईस्वी में इन्होंने एक सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत में उन्होंने कहा था कि जो तन विलयन होते हैं, एक तन विलयन में विलेय के अणु वही कार्य करते हैं जो कि एक गैस में गैस के अणु करते हैं। मतलब कि तन विलयनों में विलेय के जो कण होते हैं वो गैस की भांति ही व्यवहार करते हैं। इसी सिद्धांत को वान ठाप के तन विलयनों का सिद्धांत कहा गया। इस सिद्धांत के आधार पर वान ठाप ने गैसीय नियमों के प्रयोग करके पराशर दाब संबंधी दो नियम दिए। पहला नियम जिसको बायल वान ठाप नियम कहते हैं। इस नियम में उन्होंने कहा कि स्थिर ताप पर किसी तन विलयन का जो पराशर दाब होता है वह उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। क्यों होता है ऐसा? जो यह दाब होता है वह विलेय के अणुओं के अर्ध पारगम्य झिल्ली पर टकराने से उत्पन्न होता है, इसलिए यह दाब इसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। तो अगर हम पराशर दाब को P से डिनोट करें और सांद्रता को C से डिनोट करते हैं तो P जो है वो C के समानुपाती होती है। किसी बुक में जो है पराशर दाब को पाई से डिनोट किया गया है, तो हम यहाँ पे पाई समानुपाती C भी कर सकते हैं। दूसरा नियम था चार्ल्स वान ठाप नियम। इस नियम में इन्होंने कहा कि स्थिर सांद्रता, यहाँ पे इन्होंने सांद्रता को स्थिर माना है। बायल वान ठाप नियम में ताप को कांस्टेंट माना गया था और चार्ल्स वान ठाप नियम में सांद्रता को कांस्टेंट माना गया है। इन्होंने कहा कि स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का पराशर दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। अतः P समानुपाते T या पाई समानुपाते T। अब इन्हीं दोनों नियमों को हम संयुक्त करेंगे तो हमें जो है सामान्य विलयन समीकरण प्राप्त होता है, जिसे हम वान ठाप समीकरण भी कहते हैं। मतलब इस सामान्य विलयन समीकरण का दूसरा नाम है वान ठाप समीकरण। इसमें हम क्या करते हैं, जब दोनों नियमों को संयुक्त करते हैं, मतलब कि बायल वान ठाप और चार्ल्स वान ठाप दोनों के नियम को जो है संयुक्त करते हैं तो हमारा P समानुपाते CT हो जाता है। आपको पता है कि जब ये कांस्टेंट चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट को माना गया है R। तो P = R C बराबर होता है NV, सांद्रता बराबर होता है NV मोलों की संख्या बटे आयतन, तो यह N/V × T हो जाएगा। तो यहाँ से V यहाँ चला गया तो PV बराबर आ गया हमारा फार्मूला NRT, जहाँ N है आपके मोलों की संख्या और ये R है आपका विलयन स्थिरांक, जिसकी वैल्यू होती है 0.0821। ठीक, इसी तरीके से अगर हम P की जगह पे यहाँ पे पाई लें तो दूसरी बुक में जहाँ पे पराशर दाब को पाई से डिनोट किया गया है वहाँ पे जो ये कांस्टेंट आता है उसको S से लिखा गया है। तो पाई बराबर S NV/T, यहाँ हो जाएगा पाई V बराबर NST। दोनों एक ही फार्मूले हैं और इसी फार्मूले को हम कहते हैं वान ठाप समीकरण या सामान्य विलयन समीकरण। देखिए N बराबर यहाँ पे N की वैल्यू जो होती है वो W/M होती है, भार बटे अणुभार। तो यहाँ पे हम इस फार्मूले में N की जगह पे W/M भी रख सकते हैं। तो हमारा दूसरा फार्मूला हो जाएगा PV बराबर W/M/RT। अगला हेडिंग है समपराशरी विलयन। देखिए समपराशरी विलयन क्या होता है कि ऐसे कोई दो विलयन हो जिनको अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक करने पर कोई पराशर ना होता हो, उसको हम कहते हैं समपराशरी विलयन। मतलब कि जिन विलयनों के पराशर दाब समान होते हैं, मतलब समान ताप पर जिन विलयनों के पराशर दाब क्या हो जाएं, समान हो जाएं, उसको हम कहते हैं समपराशरी विलयन। पराशर यहाँ पे न होने का यह का कारण है कि यदि इन विलयनों का जो पराशर दाब होगा वो क्या होगा, समान होगा। या यह भी कहा जा सकता है कि ऐसे विलयन जिनके पराशर दाब समान होते हैं समपराशरी विलयन कहलाते हैं। अब अगर दो विलयन है, पहले का पराशर दाब P1 मान लिया जाए, दूसरे का P2 मान लिया जाए, तो दोनों आपस में बराबर होंगे और जब पराशर दाब बराबर होंगे तो इनकी सांद्रता भी बराबर होगी। और इस सांद्रता को हम N/V से डिनोट करते हैं। तो पहले विलयन के लिए हमारा C1 = N1/V1
V1, दूसरे के लिए C2 इक्वल टू N2/V2 हो जाएगा। और यहाँ पे N बराबर हमको पता है मोलों की संख्या बराबर भार बटा अणु भार होता है, तो यहाँ पे हम इसको W/M भी लिख सकते हैं। तो N1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा W1/M1V1 बराबर W2/M2V2। तो यह आपके समपराशरी विलयन का फार्मूला है। देखिए हम यहाँ पे यह भी एक परिभाषा दे सकते हैं कि जिन विलयनों के आणविक सांद्रण समान हो उन्हें भी हम समपराशरी विलयन कहते हैं। अगर दो भिन्न भिन्न पदार्थों के समपराशरी विलयन हो और उनमें से एक का आणविक द्रव्यमान हमको पता हो तो हम दूसरे का भी आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। अगली हेडिंग है हमारी अतिपराशरी तथा अल्पपराशरी विलयन। यहाँ अल्प को हम अदय भी कह सकते हैं। तो अतिपराशरी और अल्पपराशरी विलयन क्या होता है? जब दो विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे हम अतिपराशरी विलयन कहते हैं, और जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे हम अल्पपराशरी विलयन कहते हैं। यहाँ पे दो प्रकार के विलयन आपके होते हैं, एक सांद्र विलयन और एक तनु विलयन। अगर सांद्र विलयन है तो वह अतिपराशरी होगा। क्यों होगा ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तनु विलयन है तो वह अल्पपराशरी होगा, और इसका एग्जाम्पल हमने आपको किशमिश का एग्जाम्पल देके आपको हमने बताया था, अंगूर का एग्जाम्पल देके हमने आपको बताया था। तो अगर आपने पिछली वीडियो ना देखी हो तो उसको देख लीजिएगा। देखिए अगली हेडिंग है हमारी व्युत्क्रम परासरण। इसका दूसरा नाम है प्रतिलोम परासरण। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, इसको RO से डिफाइन करते हैं। यह क्या होता है कि देखिए यहाँ पे हमने एक पात्र लिया है और इस पात्र में हमने एक तरफ अशुद्ध जल भर दिया है और दूसरी तरफ हमने शुद्ध जल भर दिया है। यहाँ पे पिस्टन लगा है हमारा। अब पिस्टन पर अगर हम परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त करते हैं तो जो ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, इस झिल्ली के माध्यम से विलयन से विलायक का जो प्रवाह होता है वो शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। और जब यह प्रवाह शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है तो इस प्रक्रिया को हम प्रतिलोम परासरण या व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। अर्थात शुद्ध जल व अशुद्ध जल दो तरीके का हमने लिया है। जब SPM द्वारा पृथक परासरण की क्रिया शुद्ध जल से अशुद्ध जल की ओर हो, लेकिन अशुद्ध जल पर अतिरिक्त दाब लगाने से परासरण की विपरीत दिशा में प्रारंभ हो जाए, मतलब कि अशुद्ध जल से शुद्ध जल में होने लगे, तो अशुद्ध जल से शुद्ध जल प्राप्त होने लगता है और इसी क्रिया को हम RO कहते हैं, जो कि आप सभी के घरों में लगा होगा इस समय प्यूरिफिकेशन के लिए। इसका एक यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि इसका जो प्रयोग है वो समुद्री जल और कठोर जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। और इस कंडीशन में जो हमारी झिल्ली SPM जो होती है वह सेलुलोस एसीटेट की बनी होती है। इसी से बनी झिल्लियों का हम उपयोग करते हैं। यह झिल्लियाँ जो है वो जल के लिए पारगम्य होती हैं, लेकिन समुद्र जल में उपस्थित अशुद्धियों और आयनों के लिए अपारगम्य होती हैं। आजकल इसी झिल्लियों का उपयोग शुद्ध पेयजल की आवश्यकता के लिए जो है देश के जो जितने भी संयंत्र हैं, आपके विलौलीकरण संयंत्र हैं, वहाँ पे इन झिल्लियों का प्रयोग किया जाता है। तो RO में जो झिल्ली यूज होती है वो आपकी SPM जो यूज होती है वो कौन सी होती है? सेलुलोस एसीटेट। समदाबी विलयन क्या होता है? तो आपको पता है, अभी बताया है कि जिन विलयनों के वाष्प दाब क्या हों, समान होते हैं, उसे हम कहते हैं समदाबी विलयन। अगली हेडिंग है हमारी वांट हाफ गुणांक। देखिए ये वांट हाफ गुणक या वांट हाफ गुणांक आपका बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है और इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। फिलहाल इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम अगले वीडियो में सॉल्व करवाएंगे। वांट हाफ जो गुणांक है वो वांट हाफ ने सम अणु सांद्रण वाले विद्युत अपघट्यों और विद्युत अनअपघट्य पदार्थों के विलयनों में एक संबंध स्थापित किया था, और जो संबंध आया था उसी को उन्होंने वांट हाफ गुणांक का नाम दिया था। इस वांट हाफ गुणांक को हम I से डिनोट करते हैं, और I बराबर होता है वियोजन या संगुणन के बाद का कण अपान वियोजन या संगुणन से पहले का कण। आपको पता है कि PV बराबर INRT होता है। यहाँ कुछ फार्मूले आपको हमने दो और लिख दिए हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल में काम आने वाले हैं। यहाँ से भी हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं और यहाँ से भी हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं।
एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि यदि i का मान 1 हो तो विलेय का विलयन वियोजित नहीं होता है। यदि i की वैल्यू 1 हो, मतलब 1/2 गुणांक का मान 1 आए, तो जो विलेय का विलयन है वह न तो वियोजित होगा न ही संगुणित होगा, मतलब वियोजित या संगुणित नहीं हो सकता है। अगर i का मान 1 से अधिक हो तो विलेय का विलयन में वियोजन होता है, विलेय का वियोजन विलयन में होता है। और यदि i का मान 1 से कम हो तो विलेय का विलयन में संगुणन होता है। अब आपको वियोजन और संगुणन के बारे में तो पता ही है। वियोजन का मतलब क्या होता है? 2 या 2 से अधिक अणुओं में टूटना। और संगुणन का मतलब कि सब मिलकर एक गुच्छेदार के रूप में गुच्छा बना लें, उसको हम कहते हैं संगुणन, मतलब जुड़ना। और वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो अगर i का मान 1 है तो विलेय का जो विलयन होगा वो न ही संगुणित होगा और न ही वियोजित होगा। और अगर i का मान 1 से अधिक है तो आपका जो विलेय होगा वह विलयन में वियोजित हो जाएगा। और यदि i का मान 1 से कम है तो विलेय जो है वह विलयन में क्या हो जाएगा? संगुणित हो जाएगा। इससे नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली वीडियो आपको जल्द ही प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।